देखिए जी, कल हमने बात यहाँ रोकी थी कि हम ये कर रहे होंगे वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब इसमें ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, ओपन केज लाइक। केज का मतलब तो बंद होता है पिंजरा, या नहीं? आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? केज मतलब तो पिंजरा, और पिंजरा का मतलब तो तभी होता है अगर वो बंद रहे, लेकिन ये लिख रहा है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, देखते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, चौथा वाटर का मॉलिक्यूल। ये कौन? माइक बंद कर दो सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके माइक में। ये क्या बनाया हमने? बोलो भाई, क्या बनाया है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ आ रहा है कुछ? तो आइस जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो क्या होगा? ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, और ध्यान से देखो ये बंद हो गया क्या सब तरफ से। यहाँ अंदर जाने के लिए किसी के पास रास्ता नहीं बचा ना, अगर कह सकते हैं एक मिनट के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हम रुकावट मान लें तो, हिंड्रेंस मान लें तो। और आइस जब बन गया होगा तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे या जाम हो गए होंगे? तो मैं ये कह रहा था कि ये देखो केज बन गया, केज मतलब सब तरफ से बंद है। और ओपन क्यों कह रहे हैं? ओपन से यहाँ मतलब है खुला खुला। खुला खुला मीन्स स्पेशियस, बीच बीच में बहुत सारी जगह, खाली जगह। जब आइस बन गई होगी तो आइस बनने पे तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जाम हो गए होंगे या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। तो अब ये सारी जगह खाली रह जाएगी ना, क्योंकि बाहर से कोई दूसरा नया वाटर का मॉलिक्यूल चल के अंदर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा करने से ड्यू टू विच इट ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस, डेट इज वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है क्या? ग्लास में अगर आप पानी भर के फ्रीजर में रखते हैं जमने के लिए, बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा छोड़ के, तो जब वो जम जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। और अगर आप देखा हो अपने बंद बॉटल वाटर में पानी भर के रख दो तो बॉटल क्रैक ही हो जाती है, फटी जाती है। तो क्या रीज़न है? अंदर वाटर फ्रीज होने पे एक्सपेंड हुआ, जबकि और लिक्विड्स फ्रीज होने पे, किसी भी लिक्विड को सॉलिडिफाई करो तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, दूर जाते हैं? पास पास आते होंगे तभी तो सॉलिड बनता होगा। लेकिन वाटर के केस में क्या हुआ कि पास पास आए भी, लेकिन इस तरह से पास पास आए कि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिससे नए मॉलिक्यूल अंदर घुस के फ्रीज नहीं हो सकते। तो बहुत सारी स्पेसेस खाली रह गई, तो स्पेस बहुत सारी हो गई, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। देयरफॉर आइस हैज़ डेंसिटी लेसर देन वाटर। बोलो, रीज़न क्लियर हो गया? आइस की डेंसिटी वाटर से क्या है, ज़्यादा क्यों है? किसके घर बातें चल रही हैं ये? अब हम आइस कितने पे बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसे आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा? हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीजेज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टार्ट्स ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे हीट मिलने से। और वाटर के मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से मान लो टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कहेगा? मैं तो अंदर जाऊँ। क्यों जा भाई तू अंदर? क्योंकि इसे ऐसे ही रख रहा था, जैसे रेस्ट्रिक्शन है मेरे पे, अंदर जाने नहीं दे रहे, मुझे बांध के रख दिया, जाम कर दिया। तो अब ये फ्री होती पहली कोशिश क्या होगी? तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द केजेस। अब सोचो साइड के मॉलिक्यूल्स हट हट के फ्री हो के अंदर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा? वॉल्यूम स्टार्ट्स। बोलो, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से हट के बीच में आ जाएगा तो इधर जगह खाली हो जाएगी या नहीं? तो वॉल्यूम स्टार्ट्स
डिक्रीजिंग, that is density starts, बोलो, डेंसिटी का क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, समझे क्या, बोलो, सिद्धार्थ वर्मा जी आए या नहीं? डेंसिटी इज मैक्सिमम एट, क्योंकि आपने 0 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, मॉलिक्यूल साइडों वाले हटके बीच में आने शुरू हो गए, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन डेंसिटी बढ़ती है कब तक? तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होती है? आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, that is further increase in temperature, that is further increase in temperature। 4 के बाद अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, है ना, अजीब अजीब बातें सारी। 0 से 4 तक तो बढ़नी जा रही है, लेकिन 4 के बाद फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो गई, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स की बुद्धि में आता है हम बेवकूफ़ हैं क्या? जब हमें ये हीट दे रहे हैं, जब हमें ये एनर्जी दे रहे हैं, जब हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो हम अंदर कैद होने क्यों जा रहे हैं? हम तो उड़ना चाहिए, बिना पासपोर्ट वीज़ा गैस बन के उड़ सकते हैं और पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। जब तुम्हें एनर्जी मिल रही है तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उसे पकड़ के यहाँ अंदर जाके कैद होना चाहिए या तुम्हें उसे पकड़ के उड़ जाना चाहिए? तो ये बात उन्हें कब ध्यान आती है? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। और जैसे ही उन्हें ध्यान आता है वही दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज, बोलो क्या लिखूं, दे स्टार्ट मूविंग, दे कौन, दे कौन, किसी की आवाज़ नहीं आ रही सर। विद इंक्रीज्ड काइनेटिक, दे कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स, बोलिए हाँ या नहीं। किसी को कॉपी करना है? हो गया कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। उससे नीचे आए तो भी बढ़ती है और उससे ऊपर जाए तो भी, उससे नीचे आए तो भी घटती है और उससे ऊपर जाए तो भी बढ़ती है या घटती है? अरे मैक्सिमम है 4 पे, मैक्सिमम। तो 4 से टेम्परेचर डाउन करेंगे तो भी डिक्रीज होगी और 4 से ऊपर करेंगे तो भी इंक्रीज होगी, तो भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है, डेट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी? बाय हंट्स एंड मुलिकिन। हंट्स और मुलिकिन नाम, सब अपने माइक्स बंद करो थोड़ी देर के लिए। कर दिया सबने बंद? तो इस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं। तो वो फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद नहीं करने हैं, क्रैम नहीं करने हैं, बस हमारे समझे हुए होने चाहिए। फीचर्स लिखने के लिए नहीं आ रहे किसी पेपर में। अब जरा ये याद करके देखो, जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो क्या हमने कहा था कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स
ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिलहाल हेड ऑन है तो सिग्मा बना, तो हेड ऑन ओवरलैप से कोवेलेंट बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहचान में आ रहे हैं इस फोटो को देख के कि दो एस ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप हुए हुए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे हाफ फिल्ड atomic orbitals overlap and do not lose their identity। ये किसकी किस्सा था? किसका किस्सा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। एमओ थ्योरी क्या कहती है? एमओ थ्योरी कहती है कि मान लो ये एक एस है, ये दूसरा एस है, ये कंबाइन जब करते हैं तो कंबाइन करके एक नया डिज़ाइन बना लेते हैं। क्या इस डिज़ाइन को देख के लग रहा कि कभी दो स्फीयर्स थे जो एक दूसरे से गले मिले हों? इस वाले डिज़ाइन को देख के कोई आइडिया नहीं हो रहा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कंबाइनिंग एओस फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड दे कौन? दे कौन? दे कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स lose their identity। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है क्या? बोलो। अब इसके जो सेलाइन फीचर्स थे, ये सिर्फ मेन बात थी जो बुक वाला क्लियर भाषा में, कुछ बुक वाले ही समझा रहे हैं, जो मैंने आपको भी बताई कि वीबी थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या देना है, क्या बड़ा डिफरेंस है। तो सेलाइन फीचर्स क्या हैं, लिखवाऊँ या बुक में दिखा के समझा दूँ? आपके सेलाइन फीचर्स बिल्कुल आसान है, कुछ भी समझ नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। क्या हम ये कहते थे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं? रिस्पॉन्स दो सर, यस नो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते थे ना, 1s में, 2s में, 2p, 3s, 3pd। तो उसी तरह वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर प्रेजेंट इन। तो एटम में इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो उसी तरह मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। तो ये कौन था? ये कौन था? दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल के अंदर ये कौन बन गया? इनके कंबाइन करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस पूरे में इलेक्ट्रॉन कहीं भी उड़ता हुआ मिल सकता है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में है और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में है? कुछ मुश्किल बात है क्या? एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, बस। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कैसे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म। तो ये कौन कंबाइन किए थे अभी? दो 1s। तो क्या कंपेरेबल एनर्जी है? शायद सेम ही एनर्जी के ना हो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हैं दोनों तो। और सिमेट्री तो होगी ना उनमें। मैं आपसे ये बोलूँ ये तो पी ले लो एक और ये दूसरे का पी ले लो, तो ये कंबाइन करेंगे क्या? और अगर मैं कहूँ ये एक एस ले लो और ये एक एस ले लो, फिर तो कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि इनकी सिमेट्री तो अलग अलग है। याद आया? नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप। तो ये तो ओवरलैप कर जाएंगे ना, इनकी सिमेट्री सेम है या नहीं?
और इनकी सिमेट्री, तो जिनकी सिमेट्री सेम होगी, प्रॉपर होगी, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये तो बना लेंगे, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, वो एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा, एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही तो न्यूक्लियस होगा, एटम में एक ही तो न्यूक्लियस होगा। लेकिन ये कौन है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने से बना। तो इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? एक न्यूक्लियस इसका और एक न्यूक्लियस इसका, दोनों इसी में आ गए। तो अब यहाँ जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा इस पूरी जगह के अंदर, वो दो इलेक्ट्रॉन से इन्फ्लुएंस होगा या दो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होगा, एक न्यूक्लियस से। क्लियर हो गया अब कि देखो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है? क्यों कह रहे हैं हम दो के? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि H2 के मॉलिक्यूल बजाय CO2 का मॉलिक्यूल हो, शुगर का मॉलिक्यूल हो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो? तो उसमें तो बहुत बहुत सारे एटम्स होंगे। CO2 में तो 3 एटम्स होंगे, तो वहाँ 3 न्यूक्लियस होंगे। ग्लूकोज में तो मैंने गिले नहीं, C6H12O6 24 एटम्स हो जाएंगे, 24 न्यूक्लियस होंगे, तो उसमें तो 24 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। समझ गए? तो नई बात इसने क्या बोली? एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर। और न्यूक्लियस का प्लूरल कौन? न्यूक्लिया, जैसे रेडियस का प्लूरल रेडिया है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब तो लाइन क्लियर हो गई होगी एकदम से कि हाँ, अगर CO2 है तो 3 न्यूक्लियाई होंगे, अगर ग्लूकोज है तो 24 न्यूक्लियाई होंगे। तो इसी बात को मैं इंग्लिश में ऐसे बोलूँ क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक मतलब उसमें एक सेंटर जैसा न्यूक्लियस है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। तो अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डाइसेंट्रिक, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ट्राइसेंट्रिक, टेट्राटॉमिक है तो टेट्रासेंट्रिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगले 3-4 पॉइंट समझ नहीं आएंगे, मैं उस पेज पे जाके दोबारा समझाऊंगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए इंग्लिश समझ लीजिए, ठीक है? उस पेज पे जाके मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, तब दोबारा समझ आएंगे। कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते कितने हैं, कैसे हैं, क्या है? तो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऐसी बात तो हाइब्रिडाइजेशन में भी आई थी, याद करो। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते थे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलते थे। एक S और 3 P मिक्स हुए थे तो 4 sp3 मिले थे। अगर एक S और एक P मिक्स हुआ था तो 2 sp मिले थे। तो उसी तरह से तो आप मुझे पकड़ सकते हो, सर अभी आपने 2 मिलाए थे, आपने तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, कितने बनने चाहिए थे? 2। तो एक और बनता है और उस दूसरे की शक्ल ऐसी सी होती है, अभी नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट पेज पे फिगर के साथ देखेंगे। फिलहाल अच्छा बनते होंगे, ये कह रहा है। तो अगर 2 मिले तो 2 बोलेंगे। देखो ये लिखा है एग्जैक्टली। अब उसने उसमें क्या बोला? 1 इज नोन एज, उनमें से एक को, और दूसरे को क्या कहेंगे? तो नाम से ऐसा नहीं लग रहा कि पहले वाला तो बॉन्डिंग के फेवर में होगा और दूसरा वाला बॉन्डिंग के अगेंस्ट में होगा, इसलिए पहले को कह रहा है बॉन्डिंग और दूसरे को कह रहा है एंटी बॉन्डिंग। अब इन दोनों में कुछ तो फर्क होता होगा जब दोनों अलग अलग नाम है। अब फर्क क्या होता होगा? अब जरा बुक का अगला पॉइंट मत झांको, पहले देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वो बॉन्डिंग के फेवर में है। अगर वो बॉन्डिंग के फेवर में है तो एनर्जी बढ़ जाती होगी या घट जाती होगी? बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है ना, यानी एनर्जी रिलीज हो गई तो कम रह गई, तभी तो स्टेबिलिटी आई। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती होगी, और जो एंटी बॉन्डिंग है यानी बॉन्डिंग के अगेंस्ट है उनकी एनर्जी कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से। और नहीं तो अभी हम अगले पेज पे दोबारा से फिगर में देखेंगे, तब तक के लिए इंग्लिश तो लगाओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ एनर्जी, लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैंने तो लाइन को और अच्छे से एक्सपेंड करा, क्या कह के? कि कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी किसकी? एंटी बॉन्डिंग की, और कम होगी किसकी? बॉन्डिंग की। तो ऑटोमेटिकली इस लाइन से ये भी तो क्लियर हो गया कि बॉन्डिंग वाले की, हाँ या नहीं? पक्का बोलो। अब क्या एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ये होता था? स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या होगा? स्पेस अराउंड न्यूक्लियस या स्पेस अराउंड न्यूक्लियाई,
क्योंकि उसमें पक्का एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, तो डिट्टो वही है बस। एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय द electron probability distribution around the group of nuclei in a molecule is given by, done। सम्यक जी, जो एटम होता था, एटॉमिक ऑर्बिटल होता था, वो मैं यही तो बताता था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वो इलाका है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत, तो ये वो वाला इलाका है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो बताता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बताता है? कि न्यूक्लियाइज के आसपास वो इलाका जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो पढ़ो 5-6 पॉइंट, देखो यही कह रहा गया। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन चुके होते थे तो क्या आप उन्हें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था उसका? आपने ट्राइंगल वाला डायग्राम याद करो, 1s 2s 2p। और जब आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था 1s 2s 2p जैसा कुछ बनाया था ना, तो क्या उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे? हाँ, कौन कौन सा? सबसे पहला था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। क्या कहा था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब इसके पैरेलल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो क्या वहाँ एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी था? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ऐसे ही एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एक हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी था। डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो बस यहाँ वहाँ पे जहाँ एटॉमिक वर्ड था ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, बस वहाँ बस। तो अगला पॉइंट देखो, सेकंडों में क्लियर हो गया। और मैंने बोला ये सारे पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 7 के 7 पॉइंट्स, तब तो आएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड in accordance with Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and सारे तो फॉलो हो गए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आप तो कह रहे थे मैं समझाऊंगा, आप तो नेक्स्ट हेडिंग पे आ गए। समझाऊंगा ना, इसी से लिंक करके समझाऊंगा एक बार दोबारा। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे? बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। अब यहीं से हमें समझ में आना बंद होता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के किस्से से। ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसने। कंडीशंस, तो कंडीशंस मैंने आपको पढ़ा दी, क्या देखना। एलसीओ अभी बताता हूँ, टाइम नहीं बचा ना। पढ़ा दी क्या ये? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। पढ़ाया नहीं था अभी? हाइड्रोजन का एक 1s दूसरे 1s। फिर उनकी सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, फोटो बना के दिखाई दी। तो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री। और तीसरी कंडीशन क्या है? तो इनफैक्ट खूब एक दूसरे पे ओवरलैप होते चले जाएंगे और इतनी बुरी तरह से ओवरलैप हो जाएंगे कि मिक्स जैसे हो जाएंगे और मिक्स होकर एक नया डिज़ाइन बना लेंगे। वहाँ तो क्या हुआ था? मामूली से ओवरलैप हुए थे, किसमें? हाइड्रोजन में नहीं, वीबीटी में, पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने ओवरलैप हो जाता है और फिर ओवरलैप होकर एक नया डिज़ाइन बना लेता है। बोलो सर, आए नहीं तीनों पॉइंट समझ? अपनी कॉपी में ये लिख लोगे कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सिर्फ जिनको मैंने हाईलाइट किया या जो डार्क कलर में उन्हें लिखना है, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। कंडीशंस अगर आ जाए तो बाकी सब कुछ मैं आपको लिखा रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैं आपको बना रहा हूँ, बस मैं खा गया कौन जरा सा टाइम बचाने के लिए 3 पॉइंट कॉपी कर लोगे खुद। और ये 7 पॉइंट्स कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी का बहुत ही मन हो तो कर लेना, नहीं ज़रूरत तो नहीं सही। इनमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको लिखवाने जा रहा हूँ। 3 पॉइंट में इनमें से जो अच्छे हैं वो आपको लिखवा दूंगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब वो हमारे से कहता है LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है? तो कहता है आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई थी, उसमें साई जो था वो वेव फंक्शन था, और वो हाइड्रोजन के लिए बातें की थी, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए की थी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डिफिकल्ट
टू सॉल्व बोला था। उसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल सा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी में पढ़ाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी में पढ़ा देते हैं फिजिक्स में। इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल के लिए सॉल्व करनी बहुत मुश्किल है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट को मैं लिख रहा हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व। एक इलेक्ट्रॉन वाली को सॉल्व करने में उन्हें पसीने आ गए, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मॉलिक्यूल में तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही गए होंगे ना, जब कम से कम 2 एटम्स आके मिलेंगे, दोनों में कम से कम भी एक एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पक्के हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, सो एन approximation method is used। इसलिए क्या किया, एक approximation method is used, जिसका नाम called, क्या नाम, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये क्या कहता है, ये इतना, हाँ सर बस एक लाइन लिख के कि किसी एक एटम का वेव फंक्शन ये है, किसी दूसरे का ये है, तो ये एक बार ऐड होंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होकर और ऐड होकर ये 2 अलग अलग नए डिज़ाइन बना लेंगे। और नए डिज़ाइंस को क्या कहेंगे हम, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अगर मैं लिखूँ साई BMO तो आप उसे पढ़ेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये किसके इक्वल होता है, साई A प्लस साई B के। और अगर मैं लिखूँ साई ABMO कैपिटल में है और सबस्क्रिप्ट है ये साई की, समझ गए क्या है। और ये कैसे बनता है, साई A माइनस साई B से। तो जब वेव्स ऐड होंगी तो वो क्या बनाएंगी, याद आया कुछ, ऐड हो रही हैं एक नई वेव, तो ये तो बॉन्डिंग। और जब वेव सब्ट्रैक्ट होंगी इस वेव के सामने ये आ गई, तो इसके क्रेस्ट पे इसका तो नेट वेव कुछ छोटी सी हो जाएगी। याद आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से।